वेरी गुड इवनिंग। MEC 004 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन जो है, समझाइए कि बैंक ऋण देने की प्रक्रिया में किस प्रकार की मुद्रा का सृजन करता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे शॉर्ट आंसर इसका, बैंक ऋण देने की प्रक्रिया में साख मुद्रा का सृजन करता है। लेकिन वो किस प्रकार से करता है, किस प्रकार मुद्रा का सृजन करता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर में। ठीक है, प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,000 रुपये बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति 1,000 रुपये बैंक में जमा करके एक बचत खाता खोलता है। इस जमा को प्राथमिक जमा, प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। बैंक 1,000 रुपये की पासबुक में एंट्री करके पासबुक खाता धारक को दे देता है। जब बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नहीं निकालेगा, अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गई राशि का केवल 10% अर्थात 100 रुपये रखेगा और बकाया 900 रुपये किसी उद्यमी को उधार देने के लिए अलग रख देगा। देख लो, सबसे पहले मैं गई बैंक में, मान लीजिए मेरा नाम अनीता है, मैं गई बैंक में, मैंने 1,000 रुपये जमा किया। ठीक है, मैंने 1,000 रुपये जमा किया बैंक में। अब ये जो बैंक है वो 1,000 रुपये को ले ली और देख ली, मेरे को उसको पता है कि मैं 10% मतलब मैं ये पैसा तुरंत नहीं निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10%, 1,000 का 10% मतलब 100 रुपये अपने पास रख लेगा बैंक। 100 रुपये बैंक अपने पास रख लेगा और 900 रुपया किसी अन्य व्यक्ति को, ये अनीता है ना, 900 रुपया बबीता को दे देगा। 900 रुपये किसको दे देगा, बबीता को दे देगा। ठीक है, तो जब 900 रुपये वो किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, अलग रख देता है। अब मान लो व्यक्ति ए को किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 900 रुपये की जरूरत है, तो वह बैंक जाता है और 900 रुपये का ऋण ले लेता है। अब देखो, बबीता जो है, यहाँ पे व्यक्ति ए जो है ना, उसको मैं बबीता के नाम से दिखाती हूँ। बबीता जो है, उसको कोई व्यवसाय शुरू करना है तो वो जाती है और बैंक से 900 रुपये का ऋण ले लेती है। बैंक ए के नाम का एक भी खाता बैंक ए के नाम का भी एक खाता खोल देता है और पासबुक जारी करके उसमें 900 रुपये की एंट्री कर देता है, अर्थात व्यक्ति ए अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इस रुपये को निकाल सकता है। अब देखो, 900 रुपये का ऋण लेता है, बैंक ए के नाम का भी एक खाता खोलती है और क्या करती है, 900 रुपये उसकी पासबुक में एंट्री कर देती है और उसको जाने देती है। ऋण लेता है ना वो, तो अर्थात जो बबीता है ना, वो कभी भी बैंक से, व्यक्ति ये मतलब बबीता, कभी भी बैंक से वो 900 रुपये का लोन अपना निकाल सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर ये सोचता है कि व्यक्ति ए एक बार में 10% से अधिक धन की निकासी नहीं करेगा। 900 का 10% मतलब 90 रुपये से अधिक वो नहीं निकालेगा एक बार में। ठीक है, तो 90 रुपये से अधिक नहीं निकालेगा तो वो क्या करता है, 90 रुपये अपने पास रख लेता है। 90 रुपये अपने पास रख लेता है और क्या करता है, 900 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 810 रुपया वो किसी अन्य व्यक्ति को। अब सबिता आ गई, बबीता के बाद आ गई सबिता, किसी अन्य व्यक्ति को मतलब सबिता को 810 रुपया दे देता है। तो जब 810 रुपये जब वो सबिता को देता है, रखने की जरूरत है। और जब ये जो 90 रुपये है ना अपने पास रखेगा, इसे कैश रिजर्व कहा जाएगा, कैश रिजर्व कहा जाएगा, रखने की जरूरत है। बकाया 810 रुपये बैंक के पास फिर से किसी और को उधार देने के लिए जारी हो जाती है, मतलब सबिता आएगी, अब सबिता की एंट्री होगी। ठीक है, सबिता आई। तीसरे केस में फिर यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति बी कुछ लोन की जरूरत है और वह उसी बैंक में जाता है जहां पर बी गया था। संयोग से जहाँ पे बबीता गई थी, अनीता ने पहले 1,000 रुपये जमा कर दिया, बबीता गई थी, वहीं पे संयोग से सबिता भी जाती है और संयोग से बी व्यक्ति को लोन की जरूरत है और 810 रुपये की, मतलब सबिता को भी 810 रुपये की जरूरत है। तो उसका बैंक खाता खोलकर पासबुक जारी करेगा और उम्मीद रखेगा कि वह भी केवल लोन मजदूरी की राशि 810 का केवल 10% ही लेगी, मतलब 81 रुपया ही वो इस्तेमाल में यूज़ करेगी। 81 रुपये ही सबिता अपने घर ले जाके जो भी राशन पानी लाना होगा, बाकी का अब 810 में से 81 रुपया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी का कितना बच गया, बाकी का बच गया आपका 729 रुपये। 729 रुपये वो किसी और को उधार देने के लिए रख देता है। ठीक है, तो फिर से किसी और को ग्राहक देने के लिए बैंक के पास बच गई होती है। अब वो यही प्रोसेस चलते रहता है, इसी प्रकार मुद्रा का निर्माण होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट आपको जानना बहुत जरूरी है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। और मैं आपको कहूँगी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि बैंक किस प्रकार से ऋण देते वक्त मुद्रा का निर्माण करता है, तो आप उसमें रेपो रेट को भी जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो जब रेपो रेट को हम लोग देखेंगे तो इसमें EMI में कमी कैसे आ जाती है। तो मान लो कि सी भी इसी बैंक से उधार लेने जाता है, सी मतलब सबिता, और उसे 729 रुपये, नहीं सबिता नहीं, अब कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, जैसे कि ऋतिक है, तो वो जाता है बैंक से उधार लेने के लिए और उसको 729 रुपये की उधार राशि मिलती है। तो इस मामले में बैंक ऊपर वाली की प्रक्रिया ही अपनाएगा, 10%, 729 का 10% रखेगा अपने पास और बाकी पैसा फिर से वो उधार के लिए आगे बढ़ा देगा। इसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, जब चौथे नंबर पे जब बैंक अपने पास 10% रखती है और बाकी लोन देती है, उसे रेपो रेट की दर कहा जाता है। ठीक है,
है जब तक कि बैंक के पास उधार देने योग्य जो राशि है वो शून्य न हो जाए। आइए अब देखते हैं कि एक बैंक सिर्फ 1000 रुपए की नगद जमा के आधार पर कितना ऋण लोगों को दिया। तो इस ऋण की सृजन प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि सबसे पहले अनीता ने 1000 रुपए दिया। उसके बाद अनीता से केवल 3 ग्राहकों ने कुल 2439 रुपए का ऋण सृजन किया और उससे अपने पास नकदी के रूप में 271 रुपए रखे हैं। यदि आप ऋण देने की प्रक्रिया को अंत तक ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि बैंक ने 1000 रुपए के नगद जमा में 9000 रुपए के बराबर का कर्ज लोगों को बांट दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।